हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 9 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करते हैं चलिए पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ही फेमस बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। समझते हैं, जानते हैं कि ये खबर क्यों रही न्यूज़ में। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि इंडिया को यहाँ पे इलेक्ट करा गया है एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे हमारा देश वहाँ पे रहेगा। अब कुछ बातें जानते हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए, इंडिया द ओनली एंडोर्स कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक स्टेट वन 184 वोट्स आउट ऑफ 192 बैलेट्स कास्ट इन द इलेक्शन। देखिए, हमारा देश जो भारत है ये इस एशिया पैसिफिक स्टेट से यहाँ पे इकलौता ऐसा कैंडिडेट है जिसे एंडोर्स करा गया और ये जीता है। 192 बैलेट जो कास्ट वोट हुए थे इलेक्शन के अंदर, उसमें से 184 वोट्स हमें मिले हैं। अब इंडिया का जो 2 सालों का टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इस UNSC का, ये 1 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है और ये पहला नहीं होगा, ये इंडिया का 8th टर्म होगा इस नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे UNSC में। पहले इंडिया कई बार नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे रह चुका है। एक बार 1950s में 1950-51 में रहा था, फिर 1967-68 में रहा, फिर 72-73 में रहा, 77-78 में रहा, 84-85 में रहा और 91-92 में रहा। और मोस्ट रिसेंट दिखाएं तो आपको 2011-12 में भी हम लोग यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे रहे थे। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ इंडिया है? नहीं जनाब, सिर्फ इंडिया नहीं है। इंडिया के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी यहाँ पे इन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस को जीता है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने प्लेज करा कि ये यहाँ पे गाइड किया जाएगा बाय द 5 प्रायोरिटीज अंडर द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये है नॉर्म्स। तो इसकी जो 5 प्रायोरिटीज हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे ये काम करेगा। अब जैसे कि इसमें क्या है, दे आर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, effective response to international terrorism, reforming multilateral system, comprehensive approach to international peace and security and technology with the human touch। इतना कुछ यहाँ पे इस फील्ड में ये काम करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना कि भाई बहुत ही, फिर भी जिन्होंने नहीं समझ में आई मैं बता दूं कि भाई क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म को दूर हटाना, सब कुछ मिल के सब लोग काम करें इंटरनेशनली ताकि शांति रहे, पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, टेक्नोलॉजी रहे, समझ रहे हैं, इन सारी फील्ड्स में। अब इंडिया जो है यहाँ पे ये सारी प्रायोरिटीज को अपने जो रखेगा ध्यान में, वो अपने कुछ 5S अप्रोच से रखेगा। अब ये 5S अप्रोच क्या है? तो पहला S कहता है सम्मान। सम्मान हमारे यहाँ रिस्पेक्ट कहते हैं ना भाई, सम्मान देना। तो दूसरा जो है वो है संवाद। संवाद तो आप जानते हैं, ये डायलॉग कहा जाता है। जो डायलॉग्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे कहेंगे यहाँ पे संवाद। तीसरा जो होगा वो है सहयोग। सहयोग भी आप अच्छे से जानते हैं, कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन। उसके बाद चौथा जो है वो कहता है शांति। शांति मतलब पीस। और आखिरी में जो 5वां है वो कहता है समृद्धि। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो इन सब के थ्रू हम यहाँ पे इन सारी चीजों को पाएंगे। बहुत ही अच्छा। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की बात कर ले तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमारा कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमें यहाँ परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहे हैं ना, ऐसे ये कहीं का। खैर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन है, अगर ये कुछ अपोज कर दे तो वो डिसीजन फिर नहीं लिया जा पाएगा। अब देखो समझो, एक है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है रशिया और आखिरी में है फ्रांस। तो ये सारे 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है और ये परमानेंट मेंबर हैं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब बात आएगी कि परमानेंट, तो भाई नॉन परमानेंट के भी जानते हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं होती।
ठीक है। ये 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर हैं। एक आपका अफ्रीका से हो जाएगा, एशिया से, लेटिन अमेरिकन, कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। तो ये कुछ होता है। यहाँ से हर साल जनरल असेंबली कुछ 5 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है और ये 2 सालों के लिए रहते हैं, है ना, 2 सालों के लिए रहते हैं और ये इलेक्ट करे जाते हैं 2/3 मेजोरिटी से। कितनी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से। अब हमने भी तो 184 वोट्स पा लिए ना। अब एक बार बंदा रिटायर हो गया तो इमीडिएट रिइलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब मान लो इंडिया 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत वो नहीं अप्लाई कर पाएगा, तुरंत फिर से रिइलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं और यहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता। साथ में जो नॉन परमानेंट सीट्स हैं इनको भी रीजनल बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, इस रीजन से कौन है, इस रीजन से कौन है, ऐसे दिया जाता है। जैसे कि आपको आगे बता दें 10 नॉन परमानेंट सीट्स है ना, इनको रीजनल बेसिस पे दिया जाता है। इसमें कि 5 जो हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स को दे दी गई हैं, यहाँ से 5 सीटें निकल जाएंगी। 2 लेटिन अमेरिकन स्टेट्स को दे दी गई हैं, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी। एक जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को दिया गया है, ठीक है, यहाँ से निकल आया। और 2 जो है वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स को दे दिया गया है। तो ये कुछ हमने आपको पूरी कहानी समझा दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब इससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि पहला, इंडिया चेयरिंग द कमेटी ऑन टेररिज्म। इंडिया जो है ये कमेटी ऑन टेररिज्म को चेयर करेगा। इंडिया यहाँ पे अपनी जो आवाज उठाता है, जानते हैं आप, यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, वो कहता है कि भाई देखो इतना जो पूरे ही वर्ल्ड में इतना जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसके खिलाफ है हमारा देश इंडिया। पर्टिकुलरली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है ना, ये पाकिस्तान से जो इधर से उधर चीजें आती हैं, टेररिस्ट को भेजा जाता है देश के अंदर और जगहों के अंदर, और इनके थ्रू जो है जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, खासकर इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है हमारा देश भारत। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए 3 कमेटीज भी हैं जिसे इंडिया यहाँ पे चेयर करेगा, है ना, जो यूएनएससी की हैं। तो इसमें भी हम अपनी जो है कुछ ना कुछ जो ताकत दिखाएंगे, इसमें काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। जैसे कि पहली है आपकी काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो आप समझ रहे हैं कि हम भाई इस टेररिज्म को तो काउंटर करना ही चाहते हैं, अब इस कमेटी को चेयर करना मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था जब 9/11 के टेरर अटैक हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो तब इस कमेटी को बनाया गया था। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है ताकि ये जो एबिलिटी है ना ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स की, इसे बढ़ाए, ताकि ये सारे मेंबर स्टेट्स मिलके टेररिस्ट जो भी करते हैं उनको यहाँ पे उन चीज़ों को करने से रोका जा सके विद इन देयर बॉर्डर्स एंड अक्रॉस रीजन। मतलब ये सारी मेंबर कंट्रीज अपने यहाँ तो टेररिज्म को कम करें और आसपास की जगह में भी कम करें। अब दूसरी जो आती है वो दूसरी है तालिबान सैंक्शन कमेटी। इसके बारे में समझिएगा, इसको 1988 सैंक्शन कमेटी भी कहते हैं। अब ये कमेटी क्या करती है? कमेटी यहाँ पे ये कुछ इंडिविजुअल्स हो चाहे एंटिटीज हो, दोनों को ही डेजिग्नेट करती है कि जो ऐसे लोग या एंटिटीज जो पार्टिसिपेट करते हो या देखिए समझिए, यहाँ समझिएगा, फाइनेंस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा तरीका कोई एक्ट करने की जुगाड़ में हो, या कोई आर्म्स वगैरह को ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई बवाल कहीं पे हो, उसको यहाँ पे ऐसे टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, या फिर ऐसे कुछ भी जो भी टेररिज्म से रिलेटेड हो, या अंडरटेकिंग ऐसे कुछ एंटिटीज हो जो तालिबान से रिलेटेड हो। ठीक है, तालिबान से नाम ही कहता है, जो तालिबान से रिलेटेड होंगे इनको यहाँ पे डेजिग्नेट करा जाएगा इस सैंक्शन कमेटी के द्वारा। और जो भी इसके अंदर आएगा, कोई इंडिविजुअल्स हो और चाहे एंटिटीज हो, जो भी इसके अंदर आएगा उसको उसकी पूरी असेट को फ्रीज कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे जो है ये ट्रैवल बैन हो जाएगा, इसका इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ, ये सारी चीजें इनको दिक्कत का सामना झेलने को पड़ेगा। और तीसरी जो कमेटी इसके अंदर आती है वो आती है लिबिया सैंक्शंस कमेटी। तो इस कमेटी के अंदर क्या होता है कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं, ये सारी ही मेंबर स्टेट्स को यहाँ पे क्या होना होता है कि आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द सेल और सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड रिलेटेड मटेरियल टू लिबिया। मतलब जो भी इस कमेटी के अंदर मेंबर्स स्टेट्स आएंगी वो सारी की सारी मेंबर स्टेट्स यहाँ पे ना बेच सकेंगी और ना सप्लाई कर सकेंगी आर्म्स को या आर्म्स से रिलेटेड कोई भी मटेरियल को लिबिया को। किसको? लिबिया जो कंट्री है उसको। साथ में प्रिवेंट द एंट्री इनटू एंड ट्रांजिट थ्रू देयर टेरिटरीज ऑफ ऑल लिस्टेड इंडिविजुअल्स। जो भी यहाँ पे लिस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स को ये मेंबर स्टेट जो हैं वो अपने जो है आपकी इनकी टेरिटरीज में या इनके कंट्री के थ्रू होके नहीं गुजर सकते वो।
समझे, उनके सारे फंड्स को फ्रीज करना या दूसरे फाइनेंशियल असेट्स को फ्रीज करना या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो भी इनके पास हो या कंट्रोल करे जा रहे हो, चाहे डायरेक्टली करे जा रहे हो और चाहे इनडायरेक्टली करे जा रहे हो, जो भी लिस्टेड इंडिविजुअल्स या एंटिटीज इसके अंदर आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब कुछ दूसरी कमेटीज जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। पहली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी 1267, जिसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। रेजोल्यूशन था 1267, है ना। ये यहाँ पे लिमिटेड एम्बार्गो लगाती है और एसिड फ्रीज लगाती है ऑन दी तालिबान। एम्बार्गो का मतलब जानते हैं क्या होता है? एम्बार्गो का मतलब होता है कमर्शियल बैन, है ना, कोई अगर ट्रेड वेड नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ कहानी हमने बात करी इसके बारे में। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है हमसे नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है ये नॉन अलाइंड मूवमेंट और क्यों रहा खबर में, जानते हैं इस बारे में। देखिए, हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन समिट में पार्टिसिपेट करा जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट की थी, नाम की थी, है ना। ये नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप 2020 की थी। इसमें हमने पार्टिसिपेट करा टू डिक्लेयर सॉलिडारिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इसका मतलब समझ गए कि यूनिटी दिखाने के लिए कोविड-19 के इस पैंडेमिक में हमारे प्रधानमंत्री ने इस नॉन अलाइन मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप 2020 के इस समिट में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करा। ऑनलाइन क्यों करा? क्योंकि कोविड चल रहा है। चलिए न्यूज के बारे में कुछ और खबर समझते हैं। थीम क्या था? थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और समिट को, जो समिट था, इसका एम ये था कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, इंटरनेशनल यूनिटी यहाँ पे और बढ़ाएं ताकि हम इस कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ सकें। होस्ट कौन कौन था इसका? होस्ट था प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के, जो करंट चेयरमैन है इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के ग्रुप के। नाम ग्रुप के जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के, और उन्होंने ही से होस्ट किया था। अब के जो नाम के लीडर्स हैं, इन्होंने अनाउंस करा कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टास्क फोर्स बनाएंगे जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या आखिरकार जिसकी मेंबर कंट्रीज है उनको किस चीज की जरूरत है। और ये कैसे पता लगाया जाएगा? ये एक डेटाबेस के थ्रू पता लगाया जाएगा जिसमें आपका बेसिक मेडिकल या सोशल या जो भी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं जिससे हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम देख सकते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम के बारे में। देखो यहाँ मैक्सिको आ जाता है, ये कोलंबिया है। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज और मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेंबर कंट्रीज समझ लेते हैं। ये सारा हिस्सा जो भी है यहाँ पे देख लीजिए, ये सब मेंबर कंट्रीज के अंदर आ जाती है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, एंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, हमारा देश भारत, उसके साथ यहाँ की जितनी वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इधर आ गया मंगोलिया, और इधर आ गया हमारा कोलंबिया, पेरू और चाइना। अब ऑब्जर्वर में देख लें, अर्जेंटीना देख लेते हैं, मैक्सिको को उठा लीजिए, कजाकिस्तान, चाइना वगैरह जो है कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पे हैं। चलिए अब कुछ नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो नाम है ये बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, कोल्ड वॉर जब चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना, तो उस समय ये बनाया गया था। और ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें ये स्टेट्स थी जो that did not formally sign themselves with either यूएस और सोवियत यूनियन। इन्होंने उस समय कहा, इसके अंदर वो सारी स्टेट्स आई जिन्होंने ना यूएसए के साथ और ना यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन के साथ, इन दोनों में किसी के साथ भी अपने आप को साइन नहीं करा, अपने आप को अलाय नहीं बनाया, बल्कि ये चूज करा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब बात आती है ओरिजिन की। तो देखिए एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडुंग के अंदर इंडोनेशिया में 1955 में, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में। 1961 में जिस लीडरशिप जो है उस समय इंडिया की थी, उसके अंदर यूगोस्लाविया की थी, इजिप्ट की थी, घना की थी और आपकी इंडोनेशिया की थी। इन लोग जो है वो लीडर थे और पहली कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहाँ पे, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में। अब जो पॉलिसी थी ये नाम की नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पॉलिसी थी ये बेस्ड है कुछ 5 प्रिंसिपल्स पे, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम लोग पंचशील बोलते हैं।
और इन पांचों प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये 5 प्रिंसिपल्स जरा देख लेते हैं। क्या है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, कि आप अपना देखिए, आपकी आज़ादी, आपका भाईचारा आपका है। म्यूचुअल अग्रेशन, नॉन अग्रेशन रहेगा, है ना, कि मतलब आपस में हम नहीं लड़ाई करेंगे, ऐसा भड़केंगे नहीं, है ना, शांति से काम करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम साथ में रहेंगे और शांति से रहेंगे। चौथी बात कहते हैं इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सबको एक समान मानेंगे और एक दूसरे के फायदे के साथ ही यहाँ काम करेंगे कि सबको बेनिफिट हो, ऐसा काम करेंगे। और आखिरी में म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, हर एक कंट्री जो अपने अंदर जो भी काम कर रही है उसके में जाके उंगल नहीं करेंगे, मतलब उनको करने दो जो कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम करो, हम इंटरफेरेंस फालतू की नहीं करेंगे। तो ये कुछ 5 बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल्स जिन्हें हम लोग पंचशील के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 120 मेंबर्स हैं, जो 53 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, और उसके साथ 39 हैं एशिया से, 26 है लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन से, और बाकी की 2 जो हैं वो यूरोप से हैं। यूरोप वाली जो है एक बेलारस है और एक अज़रबैजान है। यहाँ पे 17 कंट्रीज और 10 कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं इस नाम के अंदर। तो हमने ये बहुत ही खूबसूरत नाम के बारे में पूरी A to Z बात समझ ली। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक कहते हैं। मल्टी के बाद एस नहीं लगा था ठीक है, तो ये बिम्स्टेक कहते हैं। ये है इसका फुल फॉर्म। और जानते हैं कि बहुत ही फेमस बॉडी क्यों रही न्यूज में। देखिए, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट ये इसने फाइनलाइज करा बिम्स्टेक चार्टर को आफ्टर 23 इयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन। तो समझ गए, इसकी शुरुआत के बाद से ही यहाँ पे देखें कि 23 सालों के बाद यहाँ पे बिम्स्टेक चार्टर को निकाला गया है बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट के द्वारा। तो इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग बात है तो न्यूज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। खबर ये है कि चार्टर इज ड्यू टू बी साइंड इन 5th सबमिट शेड्यूल फॉर जनवरी नेक्स्ट ईयर एट श्रीलंका। ये कहा जा रहा है कि चार्टर जो है वो अगले साल जो इनकी 5वीं सबमिट होगी वहां पे साइन करा जाएगा सबके द्वारा, ये श्रीलंका में होगी। चार्टर माना जा रहा है कि ये पूरा लॉन्ग टर्म विजन होगा, इसके अंदर क्या प्रायोरिटीज होंगी जिससे सारे लोग मिलकर काम करें, सब कुछ इसके अंदर होगा कि हमारा आगे का उद्देश्य क्या है ना, किस फील्ड में हमें एक साथ कोऑपरेट करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, सब कुछ क्लियरली सबके रोल्स जो है बता देगा कि सबकी क्या रोल रहेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, समझ गए। उसके बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के लेयर्स के हिसाब से जो काम देना है सब कुछ दे दिया जाएगा। उसके साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस भी डिफाइन इसके अंदर करे जाएंगे। अब देखिए, इसका कोई डेडिकेटेड चार्टर नहीं था और इसलिए बिम्स्टेक जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997 की स्पिरिट पे काम कर रहा था, लेकिन ये डिक्लेरेशन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था अपने नेचर में। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसे बहुत पहले 1997 में साइन किया गया था, तब हिसाब किताब अलग हुआ करता था। अब बात आती है कि बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल कह रहा है, तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज होंगी। तो ऐसे श्रीलंका तो ऐसे ही आप ले लो, इंडिया ले लो, म्यांमार ले लो, थाईलैंड ले लो। अब इधर आ जाओ तो इसमें बांग्लादेश ले लो और ऊपर की 2 और ले लो एक्स्ट्रा में, भूटान और नेपाल। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, आती तो है। लेकिन बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक क्या है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। 1997 में स्टैब्लिश किया गया बिम्स्टेक। इसमें उस समय 4 कंट्रीज हुआ करती थी। एक थी बांग्लादेश, दूसरी थी हमारा देश भारत इंडिया, तीसरा था श्रीलंका और चौथी थी थाईलैंड। उस समय 4 थी। इसको बिम्स्टेक नाम दिया गया 2004 में, जब म्यांमार, नेपाल और भूटान ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। अब म्यांमार ने 1997 में ज्वाइन किया था, नेपाल और भूटान ने 2004 में ज्वाइन कर लिया गया। इसकी पहली मीटिंग जो हुई ना, पहली मीटिंग हुई बैंकॉक में 2004 में, और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक
में अगर बताएं तो 1 पॉइंट मतलब ये सारी कंट्रीज में मिला के 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, इतनी लंबी पॉपुलेशन है। मतलब अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% सिर्फ इतने एरिया में ही रहता है। और इसमें अगर मैं बताऊं जीडीपी इन सारी कंट्रीज की मिला के, इस रीजन की मिला के, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनका क्या उद्देश्य क्या था, किस बेसिस पे बनाई गई थी? ये था कि हम यहाँ पे बिम्स्टेक के अंदर कोऑपरेट करके चलेंगे, सबको, सबकी सोविनिटी को रिस्पेक्ट देंगे ना, सब आज़ाद हो, अपने में सब इक्वल हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भाईचारा बना के चलेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहेगी, पॉलिटिकली हम आपके उंगल करने नहीं चले जाएंगे कि अरे आपने जो है क्या ऐसे क्यों कर दिया, इंटरफेरेंस हमारा नहीं रहेगा इंटरनल अफेयर्स में, आप अपने हिसाब से अपना देश चलाइए, शांति से रहिए और एक दूसरे के फायदे के बारे में, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ बना के चलिए। अब बात आती है किस एरिया में कोऑपरेट करना है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करूं तो बिम्स्टेक के अंदर कुछ 14 ऐसे एरियाज को निकाला गया जहां पे मेंबर कंट्रीज एक साथ काम करेंगी। और इंडिया इज लीड कंट्री, इंडिया लीड करती है किस किस चीज़ों में? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फील्ड में, टूरिज्म की फील्ड में, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, और काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम की फील्ड में, क्योंकि हम इसी को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो चार्टर है यहाँ पे कोऑपरेशन को कुछ 14 फील्ड में रिकॉग्नाइज करता है इन 7 सेक्टर्स की। कौन कौन से 7 सेक्टर्स हैं देख लेते हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, उसके साथ सिक्योरिटी, उसके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और कनेक्टिविटी। तो ये कुछ बातें हमने कर ली और इतनी बातें बहुत हैं इस पार्ट के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इफ यू वांट टू follow me on Facebook and watch these videos there also, just like the page Sirf IAS. Along with this, all the link are in description box. You can watch motivational videos on Instagram, and also if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on नहीं सब फॉलो कर लिया है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो भैया, उसमें भी पर्क्स एंजॉय कर लोगे। थैंक यू सो मच, बाय।